नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं घूर्णन एवं परिक्रमण, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हम इसका पहला भाग कर चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। इसको देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज हम ये करेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सन है ये हमारी पृथ्वी है। आप देख रहे हैं कि ये जो वाइट शेडो है, वाइट वाला जो भाग है, वो एक प्रकार से लाइट को शो कर रहा है, यानी दिन को शो कर रहा है, और उसके उस तरफ वाला जो ब्लैक हिस्सा है वो जो है वो रात को शो कर रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें उसकी बैक साइड में नहीं जा रही हैं। अब ये जो धरती आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, और इस प्रकार जो हिस्सा, ये जो हिस्सा है दिन वाला, वो उस तरफ जाता रहेगा, और इस प्रकार रात वाला हिस्सा आगे आता रहेगा। यानी दिन वाले हिस्से में बाद में रात होती रहेगी और रात वाले हिस्से में दिन होता चला जाएगा। इस प्रकार मान लीजिए पहले ये हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी और यहाँ पे दिन है और उसकी बैक साइड में रात है, और इस प्रकार बाद में ये जैसे चेंज हुआ तो इस प्रकार इधर वाला जो हिस्सा नाइट डे वाला हिस्सा था वहां पर रात आ गई, और जहां पर रात थी वहां पर अब दिन आ गया। तो इस प्रकार ये स्थिति चलती रहती है। अब यहां पर एक सर्कल फॉर्म होता है, आप जानते हैं सर्कल उसको कहते हैं हम प्रदीप्ति वृत्त, जिसको इल्यूमिनेटेड सर्कल कहते हैं। कि इस धरती के एक हिस्से में और एक हिस्से में दिन है और एक हिस्से में रात है। ये जो सर्कल है इसको डिवाइड कर रहा है अंधेरे को और प्रकाश को, यानी दिन और रात को जो डिवाइड करने वाली रेखा है या सर्कल है उसको इल्यूमिनेटेड सर्कल या प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारी जो डे और फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट है वो इस प्रकार धरती और सूर्य को हमने यहाँ पर आमने सामने रख करके बताने का प्रयास किया है कि कैसे दिन और रात होते हैं। अब जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो सीजन्स है, जो ऋतुएं हैं, वो बदलती हैं। अब आप यहाँ पर कुछ चीजें देखिए कि हमने बीचों बीच में सन को लिया है, और धरती का जो एक पथ है जिस पर धरती चल रही है, जो आप देख रहे हैं पूर्णतया गोल नहीं है, एलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है। और हमने चार ऐसी स्थिति दिखाई है कि जहां पर जो धरती है कैसे सूर्य के सामने चार अलग अलग पोजीशनों में होने पर अपनी क्या स्थिति शो करती है और कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक चीज और जान लें कि हमने वही दिखा रखा है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है, टिल्टेड दिखा रखी है बिल्कुल, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और बीच में हमारा भूमध्य रेखा, ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ऊपर कर्क रेखा, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे जो है वो हमारी मकर रेखा है। और चारों पोजीशंस में हमने ऐसा ही कर रखा है। धरती को ये जो हमने बना रखा है कि चाहे वो यहाँ इस हिस्से में है, चाहे इस हिस्से में है, चाहे इस हिस्से में, चाहे इस हिस्से में, वो इसी प्रकार ही रहेगी। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार जो टिल्टेड है इस प्रकार हो रही है। तो ये सभी अपने पूरे वृत्ताकार अपना जो इसका एलिप्टिकल जो पाथ है जिसपे चल रही है वो अपना स्थिति ऐसे ही बना करके रखेगी। अगर यही नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन चार पोजीशंस में क्या हो रहा है जरा आप देखिए। हम 21 जून की स्थिति लेते हैं। 21 जून को जो स्थिति है धरती की, आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, यानी ज्यादा जो किरणें हैं ज्यादा सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज ज्यादा दिखाई दे रहा है, और जो इसका सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिण गोलार्ध है, वो इससे दूर हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें यहां पड़ने से यहां पर जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, और दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से जो दिन है वो बड़े हैं। लेकिन ध्यान रखें ये हम स्थिति कहां की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की। कर्क रेखा पर सूर्य पड़ रहा है, इस वजह से सूर्य जो है ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है,
और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिण गोलार्ध है, वो इससे पीछे है और इसलिए वहां पर अब सर्दी है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में हमें गर्मी ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा हैं, और जो दक्षिण गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फेयर है, वहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में सर्दी ज्यादा होगी। एक चीज और जान लें कि यहां पर दिन बड़े और यहां पर रातें बड़ी होंगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और दक्षिण गोलार्ध में रातें बड़ी होंगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो रातें हैं वो छोटी होंगी और जो दक्षिण गोलार्ध है वहां पर जो दिन है वो बड़े होंगे। यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट सिचुएशन है इसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की। और इस प्रकार की स्थिति को हम उत्तरी अयनांत या समर सोल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। यानी समर सोल्स्टिस में क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा होती है और वहां पर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में जो सूर्य है उसकी किरणें वहां पर बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो रात है वो बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। और इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं उत्तरी अयनांत या समर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल इसके विपरीत 6 महीने बाद हम आमने सामने वाली स्थिति को ले रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत 6 महीने बाद 22 दिसंबर की स्थिति है। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आप, सूर्य की जो किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर या दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही हैं और उत्तरी गोलार्ध उससे दूर हटा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर जो दिन है, गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ रही है और दिन बड़े हैं, और जबकि उत्तरी गोलार्ध उसकी दूर होने की वजह से क्या है, वहां पर सूर्य की किरणें कम है, जिसकी वजह से वहां पे जो दिन है वो कम है यानी छोटा है और रातें वहां पर बड़ी होती है। ये हम 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर इस पोजीशन को या इस स्थिति को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस या दक्षिण अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। विंटर सोल्स्टिस या दक्षिण अयनांत को हम दोबारा फिर कह सकते हैं कि जहां पर दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहां पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, जबकि इसके विपरीत क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो उससे दूर हटा होता है और ऐसी स्थिति में वहां पर सूर्य की किरणें कम होने की वजह से वहां पे दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। और इस स्थिति को हमने कहा कि ये हम इसको दक्षिण अयनांत या विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। और इन स्थितियों में आप देख रहे हैं ये और ये एक जैसी स्थिति है। यहाँ पर सूर्य की किरणें इक्वेटर पर पड़ रही हैं। यहाँ पर जो स्थिति है वो हम 21 मार्च की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं मध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस प्रकार ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दिन और जो रात हैं वो बराबर होते हैं। यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है और ऐसी स्थिति को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और ऐसी इक्विनॉक्स को हम हिंदी में विषुव भी कहते हैं। और इस विषुव में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ पर बसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग होती है, और दक्षिण गोलार्ध में हमारे यहाँ पर ऑटम होती है, पतझड़ ऋतु होती है। जबकि यहाँ पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो है पतझड़ होता है और दक्षिण गोलार्ध में हमारा जो है वो स्प्रिंग होता है। तो ये इस प्रकार इन 4 स्थितियों के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार धरती के इस प्रकार अपने इस वृत्त पर जाने से या अपने इस एलिप्टिकल वृत्त पर अपने कक्ष पर जाने से किस प्रकार कैसी उसकी स्थिति, कई बार जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सामने आ जाता है, कई बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आगे आ जाता है और कई बार इक्वेटर दोनों के सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अलग अलग परिवर्तन होता है। एक चीज जानना और बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर धरती हमने नजदीक बनाई और यहाँ पर धरती सूर्य से काफी दूर है। ऐसे होता है। इस पथ में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जनवरी का महीना होता है, लगभग कह सकते हैं आप कि इसके आसपास दिसंबर के बाद जनवरी, उसमें जो धरती है सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पेरिहिलियन।
उपसौर, उप यानी नजदीक, या पेरी का मतलब नजदीक, और हीलियन यानी सूर्य उष्मा, यानी सूर्य के पास होती है यहां पर। और यहां पर आप देख रहे हैं जुलाई के महीने में, लगभग जून के बाद, कि वहां पर सूर्य जो धरती है सूर्य से सबसे दूर होती है। आपको पता है कि जो धरती है सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन कई स्थिति में क्या होता है कि वो 14 करोड़ यानी 15 करोड़ से कम रह जाती है, और कई बार वो 15 करोड़ से ज्यादा दूरी पर चली जाती है। यहां पर जो उसकी स्थिति है वो है 15 करोड़ से कम दूरी पर, और यहां पर 15 करोड़ से ज्यादा दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में आप एक चीज और देख रहे हैं, यानी इसको हम कहते हैं उपसौर पेरिहिलियन, और इसको बोलते हैं अपसौर अपेलियन, यानी उप यानी सूर्य के पास, और अप यानी सूर्य से दूर। तो यहां पर हमें दिख भी रहा है और हम बता भी रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक चीज जान लें कि जो दक्षिण, ये कह सकते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है, सदर्न जो हेमिस्फीयर है, दक्षिण गोलार्ध जो है सूर्य के पास है। अब सूर्य के पास तो वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, और जब वो 21 जून में है तो उससे दूर है, यानी एक तो पहले दूरी है और एक पीछे हटा हुआ है दक्षिण गोलार्ध इससे, सूर्य से। तो ऐसी स्थिति में वहां सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी, और यहां पर 22 दिसंबर को यहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, यहां पास होने की वजह से, और यहां पास होने की वजह से ज्यादा गर्मी, और यहां ज्यादा दूर होने की वजह से सर्दी ज्यादा पड़ रही है। जबकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर माइल्ड समर होता है, और ऐसे ही माइल्ड विंटर होता है। जैसा कि उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में है, उतनी ज्यादा सीवियर ना गर्मी पड़ती है, ना कह सकते हैं ना सर्दी पड़ती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उसकी तुलना में कम गर्मी और कम सर्दी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उनका क्या काम है, उसका क्या इफेक्ट होता है, वो हमने बताने का प्रयास किया। इसका जो पहला भाग है उसको भी जरूर देखें, ताकि ये कड़ी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ।